नमस्कार, मैं दीपाली निगम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, महिला महाविद्यालय किदवई नगर का। आज मैं आप सभी के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय पर बात करूँगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृद्धि और विकास मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव जीवन सदैव अपने व्यवहार के कारण परिवर्तित होता रहता है और वृद्धि एक ऐसा पड़ाव है जो हमें सदैव आगे की बढ़ने की ओर प्राप्त होती है। यह उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है पर एक स्टेज में जाके रुक जाती है। आज हम इसी के बारे में, इस विषय के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रकृति मानव ढांचे को एक सशक्त आधार प्रदान करती है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करती है, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार को और अधिक परिष्कृत या और अधिक अच्छा बनाने के लिए पर्यावरण भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह कुशल संचालन कर सकता है, एक सुसंगठित ढांचा तैयार कर सकता है और वो ढांचा आनुवंशिक भी हो सकता है और आनुवंशिकता सदैव उस पर हावी रहती है। और इन चीज़ों को हम धीरे धीरे अगर समझें तो एक प्रक्रिया है जो निर्धारित समय में निश्चित अवधि में ही पूरी होती है। प्रकृति ने कई सारे जैविक आधार बनाए हैं जिनमें प्रमुख रूप से वृद्धि और विकास आता है। व्हाट इज ग्रोथ? अब हम जानेंगे ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज एंड शेप इन विच द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स चेंजेस एट अ डिफरेंट रेट. एग्जाम्पल: enlargement of the cell, muscles, bones, elongation of the skeleton and structure. वृद्धि विकास का एक पहलू माना जाता है, क्योंकि वृद्धि अगर नहीं है तो विकास की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। वृद्धि उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके माध्यम से शरीर का डील डॉल जो होता है, शरीर का आकार, आकृति, ये बढ़ता है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो वृद्धि के अंतर्गत हम कई सारे बातों को समझ सकते हैं। जैसे वृद्धि एक परिमाण या मात्रा में ही होती है, इसका इसको भार में मापा जा सकता है। अंग प्रत्यंग जो वृद्धि बच्चे के जन्म के साथ बढ़ते हैं तो उसको देखा जा सकता है, वृद्धि को समझा जा सकता है। वृद्धि दृश्य होती है और वृद्धि को आकृति, परिमाण, वेट या हाइट के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण बताया, सेल का बढ़ना, कोशिकाओं का बढ़ना, मसल्स और बोन्स का बढ़ना, ये सब वृद्धि का ही पार्ट है। आइए जानते हैं अब विकास क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट रिफर्स टू मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स. एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज indicate development process. It is a progressive series of qualitative changes towards greater maturity. विकास जो कि मानसिक, बौद्धिक और सोशल या इमोशनल आधार को मानता है। विकास मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं से जुड़ा होता है, जैसे कि स्किल और नॉलेज, कौशल और ज्ञान की प्राप्ति विकास की प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं। जैसे जैसे हमारे कौशल में सुदृढ़ता आती जाती है, हम स्किल के लिए कोई भी स्किल सीख रहे हैं उसमें हम परफेक्ट होते जाते हैं और ज्ञान, हमारा नॉलेज जो है बढ़ता जाता है। समय के साथ साथ हमारा नॉलेज भी जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये एक विकास की प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि एक सीमा के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास की क्या सिद्धांत हैं।
ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ये समय के साथ साथ स्टेजेस, इसमें कितनी स्टेजेस आती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है हेरिडिटी का, आनुवंशिकता का। आनुवंशिकता जैसे कि जो गुण हमें पैतृक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं वो आनुवंशिकता कहलाते हैं। आनुवंशिक होना और पर्यावरण के द्वारा जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, ये दोनों एक दूसरे से मैच भी करते, कहीं कहीं जाके पूरक भी बन जाते हैं। आनुवंशिकता से जन्मजात जो गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि आपने पाया होगा बालों का रंग, लंबाई, अपने पेरेंट्स के ऊपर जाना, अपने पूर्वजों के ऊपर जाना, ये एक वृद्धि का और विकास का सिद्धांत है। हमारी आँखों का रंग हमारे पैतृक गुणों पे भी निर्भर करता है, जिनको हम लोग कहते हैं जीन्स के द्वारा हमें ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आनुवंशिक कारक जो होते हैं वह शाखा कही जा सकती है, ब्रांच कही जा सकती है, जिसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं जो होती हैं हमें माता पिता से हमें प्राप्त हो रही होती हैं। ये बहुत शक्तिशाली होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। कई प्रकार की बीमारियां जैसे शुगर कही जा सकती है कि ये शुगर की बीमारी हमें पैतृक रूप से है, या कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे फोर फादर्स में रही होंगी वो हमें अफेक्ट करती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। स्वभाव हमारा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूर हस्तांतरित होता रहता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय कारण। पर्यावरण कारक भौगोलिक भी होता है, हमारा परिवेश जिस तरीके का होगा हम उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि उच्च स्थानों पर रहने वाले लोग, जैसे कि जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का पर्यावरण उनके व्यवहार को प्रभावित करता है और उनकी वृद्धि को भी प्रभावित करता है। मौसम के अनुसार व्यवसाय होते हैं, मौसम के अनुसार ही वहाँ पर संस्कृति ढलती है, कल्चरल हेरिडिटी बनती, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान, ये पर्यावरणीय कारक हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं और ये मूलभूत सिद्धांत है इसका। बिहेवियर एट डिफरेंट स्टेजेस, व्यक्ति के विभिन्न स्टेजेस होते हैं, जैसे जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन स्टेजेस में व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रमुख सिद्धांत है। वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने परिवेश के अनुसार अपने कौशल को परिवर्तित करता रहता है, अपने ज्ञान में अर्जन करता रहता है, उसका चलना बैठना उठना, समाज के साथ एडजस्टमेंट करना, उसके व्यवहार में कई तरीके के परिवर्तन लाता है। ये बिहेवियरल प्रोसेस है जो कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट होता है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस जो व्यक्ति को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। यदि व्यक्ति सृजनात्मक नहीं होता तो उसमें आज हम इतनी प्रगति नहीं कर रहे थे। मानव सभ्यता आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक बहुत परिवर्तित हो चुकी है, जो कि इस बात का प्रबल प्रमाण है कि व्यक्ति जन्म से ही क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव प्रोसेस उसके अंदर होते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है और उसे और अच्छा बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहता है, सदैव तैयार रहता है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंसेस क्या होते हैं? बहुत ही जैसा कि आप बात से समझ रहे हैं, वृद्धि और विकास के बहुत ही सामान्य जो अंतर होते हैं उनमें सबसे पहला है कि वृद्धि जो है दृश्य होती है, वो देखी जा सकती है, जबकि विकास को हम देख नहीं सकते हैं। ग्रोथ कंटिन्यू अप टू सर्टेन एज ऑफ एन इंडिविजुअल।
वृद्धि व्यक्ति के एक सीमित आयु तक, एक निश्चित आयु तक होती है, जैसे कि हमारी ऊंचाई, हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारी लंबाई एक स्टेज तक बढ़ती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ। जिस दिन से जीवन स्टार्ट होता है, जीवन शुरू होता है, उस दिन से लेकर अंतिम सांस तक डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि अफेक्टेड बाय हेरिडिटी। वृद्धि आनुवंशिकता से प्रभावित होती है और पर्यावरण से हमारा विकास प्रभावित होता है। दूसरी तरफ देखा जाए, इट कैन बी मेजर डायरेक्टली। वृद्धि को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, जैसे ऊंचाई को हम फीट में नाप सकते हैं, भार को हम किलोग्राम में नाप सकते हैं, हमारे शरीर का भार इतना है। दूसरी तरफ विकास को हम मेज़र नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, उसको मापा नहीं जा सकता। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, आनुवंशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, पोषक तत्व वाले फैक्टर्स जो होते हैं, और स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, मैंने आपको पीछे बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाले गुण वो हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे ऊंचाई, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारे शरीर की रचना, हमारी गति, फुर्तीलापन, बुद्धि, स्वभाव, ये सब जेनेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा विरासत में मिली हुई कुछ बीमारियां इनहेरिडिटी रहती है, जैसे कहते हैं इनहेरेंट क्वालिटी है हमारी, ये बॉर्न क्वालिटी है, तो ये जेनेटिक फैक्टर के अंतर्गत आता है। ना इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय प्रभाव, जैसे कि भौगोलिक वहाँ की संरचना कैसी है, जो मौसम वहाँ का कैसा है, वहाँ की व्यवसाय करने का जैसे मेन व्यवसाय क्या है वहाँ का, ये सब विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है न्यूट्रिशनल फैक्टर, तीसरा पॉइंट है पोषक कारक। जैसा मौसम होता है, हमारी जो मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है वैसी हो जाती है, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी वैसा हो जाता है। वैसे संतुलित आहार सभी को चाहिए। संतुलित आहार जो होता है उससे हमारी वृद्धि और विकास पूर्णतया प्रभावित होते हैं। यदि इसके विपरीत हमें असंतुलित भोजन मिलता है, वहाँ पर आप कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कुपोषण का शिकार कितने लोग होते हैं। और जहाँ जिस क्षेत्र में खाने पीने का अच्छा साधन होता है, व्यक्ति वहाँ पर ज़्यादा स्वस्थ पाए जाते हैं और वहाँ का वृद्धि और विकास की दर भी बहुत अच्छी होती है। अब आते हैं शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम की ओर, स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। स्कूलों और कॉलेज में एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को आवश्यक रूप से रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ पर पढ़ने वाले लोग, वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों को स्पेसिफिक प्रोग्राम के तहत फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो उनके ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और बच्चे के ग्रोथ के साथ साथ उसको कई तरह के क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, शारीरिक क्रियाकलाप, जिससे उसकी बौद्धिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ती हैं और वो समाज के साथ ज़्यादा सामंजस्य स्थापित जल्दी कर पाता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम जो होते हैं वो बहुत ही समय आयु के अनुसार बनाए जाते हैं, जो कि विभिन्न स्टेजेस में जाकर व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एज एंड सेक्स डिफरेंसेस, वृद्धि विकास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो आयु होती है उसके साथ कितने आयु और लिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे कौन से भेद हैं जो आयु और लिंग के साथ साथ भेद किए जाते हैं। लिंग के आधार पर जैसे फीमेल और मेल में
डिफरेंट एजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप शुरुआती दौर देखें, जन्म के बाद जो शुरुआती दौर है अगर आप उसको देखेंगे, उसमें गर्ल्स ग्रो फास्टर अप टू द एज ऑफ अर्ली एज 14 एंड बॉयज़ ग्रोज फास्टर आफ्टर द एज ऑफ 14 to 16। वयस्क होने तक 14 साल की आयु तक लड़कियां जो है वो तेजी से बढ़ती हैं और लड़के जो होते हैं वो 14 से 16 वर्ष तक की आयु में बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है स्मॉलर इन साइज एंड अटेन मैच्योरिटी एज। बॉयज आर जनरली taller in size and maturity comes in late stages. Broader and shallow pelvic which causes difficulty in running. Narrow pelvic and perform better in running events. आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं उनका pelvic रीजन थोड़ा चौड़ा होता है और उसकी अपेक्षा पुरुषों का pelvic रीजन नैरो होता है, थोड़ा कम चौड़ा होता है, जिससे कि वो रनिंग इवेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। गर्ल्स है लार्ज बॉडी एंड शॉर्टर लिम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो होता है उनका नीचे की तरफ गर्ल्स का ज़्यादा होता है और बॉयज़ का ऊपर की तरफ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन गर्ल्स की जो बॉडी होती है वो लार्ज होती है, लंबी होती है, उनकी गर्दन लंबी होती है और जो लिम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। Boys has shorter trunk and long legs. Center of gravity is high. Weaker shoulder. गर्ल्स के जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं पुरुषों की अपेक्षा, जबकि पुरुषों के ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, चौड़े और मजबूत होते हैं। फीमेल इंक्रीजेज अप टू द एजेस ऑफ 18 to 20 and whereas boys या male growth until the age of 22 and 23 years. Female has less muscular strength and male has more muscular strength. Female has slower reaction time, they have better reaction time. आपने देखा होगा पुरुषों का जो रिएक्शन टाइम है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर होता है, जबकि महिलाओं का रिएक्शन टाइम थोड़ा सा धीमा होता है पुरुषों की अपेक्षा। स्मॉलर हार्ट एंड फास्टर पल्स रेट, लार्जर हार्ट एंड स्लो पल्स रेट। इमोशनली वीक फीमेल को आप फाउंड करेंगे कि वो इमोशनली बहुत जल्दी वीक हो सकती हैं, एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। एंड इमोशनली स्ट्रांग बॉयज़ को आप ज़्यादा मान सकते हैं कि वो ज़्यादा भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। These are the changes according to their ages and sex. Now we are talking about kinds of ages. आयु के प्रकार क्या होते हैं या हम आयु को किस तरीके से और अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 आयु दी हुई हैं। पहला है क्रोनोलॉजिकल एज, इसको हम कालक्रमिक आयु कहते हैं। कालक्रमिक आयु जो कि काल के अनुसार वर्णित होता है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म का तिथि क्या है। तिथि और वर्ष में अंकित की जाने वाली जो आयु होती है वो कालक्रमिक आयु कहलाती है। एनाटॉमिकल एज, एनाटॉमिकल एज शरीर रचना आयु कहलाती है। शरीर की रचना जैसे हमारे बोन्स, हमारे दांत कितने हैं, इससे हम आयु का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एनाटॉमिकल एज कही जा सकती है। कंकाली ढांचे जो होते हैं, हड्डियों के ढांचे जो होते हैं, उससे ये ज़्यादातर आंकी जाती है। जैसे कि हम खिलाड़ियों को आप देखते हैं बहुत जगह पे ऐसे देखा जाता है कि इनकी वेट को देखा जाता है खिलाड़ियों के, और उनकी शरीर रचना को देखा जाता है। पुलिस में आप जब जाएंगे भर्ती होने के लिए, वहाँ पर कई तरह के मेडिकल परीक्षण होते हैं, उसमें एनाटॉमिकल एज बड़ी वैल्यू करती है, क्योंकि कई बार लोग डेट ऑफ बर्थ छिपा जाते हैं, तो एनाटॉमिकल एज से वो सही से मालूम किया जा सकता है। फिजियोलॉजिकल एज, फिजियोलॉजिकल एज कही जाती है दैहिक आयु। दैहिक आयु जो बच्चे की दैहिक क्षमताएं होती हैं आयु के साथ बढ़ती जाती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं बच्चे के अंदर समय समय पे
उसे कार्यों के द्वारा एक कार्य तालिका बना ली जाती है, जिसके आधार पर दैहिक आयु को नापा जा सकता है। कुछ ये परिपक्वता से भी जाके सम्मिलित है। मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी, फिजियोलॉजिकल एज हमको मापने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। मेंटल एज, जिसको हम लोग मानसिक आयु कहते हैं, जैसे बच्चे के IQ कितना है, मानसिक परिपक्वता उससे आंकी जा सकती है, जिसको हम मानसिक आयु कहते हैं। मानसिक आयु बच्चे के मानसिक विकास से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम मानसिक परिपक्वता से भी आंकते हैं। That's all. If you have any queries, then you can contact me. Now chronological age मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि the age of a person recorded in years, months and days. It begins from the day when a child born and is calculated till one dies. Now anatomical age, it refers to growth and development of a skeleton system through the X-rays and classification, ossification of the bones. जैसे कि हड्डियों की संख्या और एक्सरे के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। फिजियोलॉजिकल एज, द एज में बी डिटरमाइंड टू सम एक्सटेंट टू ग्रोथ ऑफ हेयर एंड इन द आर्मपिट ऑफ बॉयज एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन केस ऑफ गर्ल्स। मेंटल एज is related to the mental development of the child, i.e. mental maturation. That's all. Thank you. Get fit. Stay fit.